चैप्टर 3 शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हम ध्यान रखते हैं, कुछ बातें देख लेते हैं। तो पढ़ रखा है चैप्टर 1 मैटर के बारे में। तो मैं ये मालूम हुआ हर किसी चीज को हम मैटर कह सकते हैं। दुनिया की हर एक चीज क्या मानी जाती है? मैटर मानी जाती है, अगर उसके अंदर ये दो कंडीशन होती हैं। पहली बात तो ये कि उसके अंदर एक मास ऑक्यूपाई होना चाहिए। मास ऑक्यूपाइड का मतलब है वो कुछ ना कुछ वेट रखे। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, कुछ भार होना चाहिए, मास होना चाहिए। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है या उस थिंग का मास है, ठीक है, और दूसरी चीज जहां पर वो रखी गई है उसका एक स्पेस कैरी होना चाहिए, उसने एक जगह कैरी कर रखी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है तो बताओ मार्कर ने इतना स्पेस कैरी कर रखा है, इस जगह में हम कुछ और नहीं रख सकते हैं, ठीक है। स्पेस कैरी हुआ है ना, ठीक है। अगर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो इसे हटाएंगे तब किसी और चीज को रख सकते हैं, है ना। इस मार्कर ने अपना एक स्पेस कैरी कर रखा है। तो अगर किसी भी चीज के अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, किसी भी चीज के अंदर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस चीज को क्या कह देते हैं? मैटर। खैर मुद्दा ये नहीं है कि मैटर क्या है, मुद्दा ये है एटम क्या है। अब हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 3। लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि फिर मैंने मैटर क्यों बताया है, तो जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। तो ध्यान रखो, अब बोर्ड पे देखना, तुम्हारे पास एक मैटर का सब्सटेंस था, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कोई सा भी एक सब्सटेंस था जिसको मैंने क्या बोल रखा है? मैटर। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तुम्हारे पास सीमेंट का एक ब्लॉक हो, खूब बड़ा एक ढेला हो सीमेंट का, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब हम इस पर हैमर मारेंगे, जब हम इस पर हथौड़ा मारेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो इसके थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना? बताओ, इसके छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। हैमर करने पर, जब तुमने इस पर अप्लाई करा है हैमर, जब तुमने इस पर क्या मारा है? हथौड़ा, तो हथौड़ा मारने पर उसके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तुमने और मारने की कोशिश करी, तुम्हारे पास खाली समय था, ठीक है, और दिमाग भी तुम्हारा निराला है, ठीक है। तो तुमने उस पर और मारने की कोशिश करी, तुमने अपनी ताकत किन पर दिखाई? इन छोटे छोटे टुकड़ों पर, ठीक है। तो तुमने और मारा, जब तुमने इन्हें और बीट करा, इन पर और हैमर अप्लाई करा, तो बताओ इनके टुकड़े और छोटे छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे ना। तो इनके टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो गए, लेकिन इतने छोटे हो गए, वो टुकड़े इतने छोटे हो गए कि अब और उनको छोटा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये, तुमने इतना ज्यादा उन्हें बीट करा, इतना बीट करा कि अब वो सबसे ज्यादा छोटे टुकड़े हो गए, सबसे ज्यादा छोटे, इतने छोटे कि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसको बोलूं कि ये सबसे छोटा टुकड़ा है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो इन सबसे छोटी यूनिट को बोला जाता है एटम्स। क्या बोला जाता है? इन सबसे छोटी यूनिट्स को एटम्स। मुझे बताना, इससे पहले वाले ये जो टुकड़े थे ये थोड़े बड़े थे या ये सबसे छोटे थे? ये एटम से थोड़े से बड़े थे ना। तो ध्यान रखना, मैटर से छोटा और एटम से बड़ा, ये वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। किसको क्या बोला जाता है? इन्हें मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास कोई मैटर था और उस पर तुमने हैमर अप्लाई करा, उस पर तुमने क्या अप्लाई करा? हैमर। तो हैमर अप्लाई करने पर उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन तुमने उस पर और ताकत लगाई, अब वो इतने छोटे हो गए कि उन्हें फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सबसे छोटे थे, इससे ज्यादा छोटा तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? एटम। अच्छा मुझे बताओ, अगर एटम को इकट्ठा करता जाऊं तो पहले वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूल में। तुम देखो, मैंने इन्हीं को ही तो तोड़कर ये बनाया है, इनको जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? वापस मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को भी आपस में जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? मैटर। कहने का मतलब ये, मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो एटम बन जाएगा, एटम को जोड़ते हो
तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम का क्या माना जाता है? मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे एटम को इकट्ठा करो तो उसका क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखना, बात तो ये बताई गई थी, लेकिन सभी फिलोसफर ने अपनी अपनी बातें बोली है। सभी फिलोसफर ने अपनी अपनी बातें बोली है। सबसे पहले हम अपने भारतीय फिलोसफर की बात करेंगे, जिसका नाम था, ध्यान से नाम सुनना और देखना, महर्षि कनद। क्या नाम था? महर्षि कनद। इसको महर्षि कनड भी बोलते हैं, महर्षि कनड। इन्होंने कुछ अलग बोला था। इन्होंने कहा था, इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है, अगर हम उसको ब्रेक करें, अगर हम उसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, उसको एटम नहीं बोला इन्होंने। भाई इंडियन फिलोसफर है, अंग्रेजी में तो बोलेंगे, इन्होंने एटम तो नहीं बोला, लेकिन इन्होंने हिंदी में उसको क्या बोला? परमाणु। इन्होंने हिंदी में क्या बोला? उन छोटे से छोटे यूनिट को परमाणु। तो बात तो वही हो रही, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। इंडियन फिलोसफर जो थे महर्षि कनद, उन्होंने उस छोटी सी यूनिट को अपने शब्दों में क्या बोला है? परमाणु बोला है। ठीक है, तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है, उस साइंटिस्ट का या उस फिलोसफर का नाम बताओ जिसने सबसे छोटी यूनिट को परमाणु बोला था। तो सबसे छोटी यूनिट को परमाणु बोलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? महर्षि कनद। ठीक है, तो चैप्टर का हेडिंग, चैप्टर नाम तो तुमने डाल ही दिया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले लिखना नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। चैप्टर की स्टार्टिंग में नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इंडियन फिलोसफर। बोर्ड पे देखो, इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद। नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, स्पेलिंग तुम देख सकते हो। इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद said that, महर्षि कनद said that, said की स्पेलिंग लिखी हुई बोर्ड पे, महर्षि कनद said that। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली थी। उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम मैटर को ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? परमाणु। एटम अभी मत बोलना, एटम तो किसी और बंदे ने बोला है। इंडियन फिलोसफर ने उसे क्या बोला था? परमाणु, ना कि एटम्स। ठीक है, महर्षि कनद said that if we break matter, if we break matter, ब्रेक का मतलब तुम समझते ही हो, अगर हम किसी मैटर को तोड़ें। If we break matter, then we get smaller and smaller particles. If we break matter, if we break matter, then we get THEN. Then we get smaller and smaller particles. Then we get smaller and smaller particles. तो बताओ, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, लेकिन उनमें से सबसे छोटा पार्टिकल इतना छोटा कि तुम उसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? परमाणु। तो लिख लो, द मोस्ट, इसी के अंदर चल रहा है, नोट नंबर 1 के अंदर ही चल रहा है। द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड, द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। बोर्ड पे लिखा हुआ है, द मोस्ट
स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। क्या बोला जाता है? परमाणु। द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। तो सबसे छोटी यूनिट को हमारे भारत के फिलोसफर ने कहा था परमाणु, लेकिन एक बंदा और है, नोट के अंदर लिखना सेकंड पॉइंट में, जिसका नाम था ये डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। तो काफी अच्छा नाम है, ध्यान रखना। ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इसने बात तो वही बोली कि अगर मैटर को ब्रेक किया जाए हैमर से, और ब्रेक करने पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल को भाई इंडियन फिलोसफर ने तो परमाणु बोला था, लेकिन इसने तो इंग्लिश नहीं बोला। इसने कहा कि उन्हें क्या बोला जाता है? एटम्स। क्या बोला जाता है? उन छोटे से छोटे पार्टिकल्स को एटम्स ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिलोसफर इंडियन नहीं था, ये फिलोसफर था ग्रीक का। कहां का फिलोसफर था ये? ग्रीक का। ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब होता है विचारक, विचार करने वाले। इन्होंने एटम के ऊपर विचार करा और अपनी बातें कही, ठीक है। तो नंबर 2 में लिखना ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस also said that Greek philosopher Democritus and Leucippus also said that the smallest unit of the matter, the smallest unit of the matter, also said that the smallest unit of the matter is called atoms, also said that the smallest unit of the matter is called atoms। अब एक बंदा और आ रहा है, उसने कुछ हटकर बोला है, वो हमारा इंडियन ही है, उसने तो बिल्कुल अलग ही बात कर दी है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, तुम्हें मालूम होगा, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये था, तुम्हारे पास एक मैटर का पीस है और उस मैटर को तुमने ब्रेक करने की कोशिश करी है। कोशिश क्या करी है? कर ही दिया है, ब्रेक उसको कर ही दिया, तोड़ दिया तुमने, ठीक है। तोड़ने पर उसके छोटे छोटे क्या हो गए? पार्टिकल्स हो गए, लेकिन वो इतने छोटे नहीं हुए कि उनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है अब, ठीक है। अभी इतने छोटे नहीं हुए थे कि ना तोड़ा जाए, तोड़ा जा सकता है। हाँ, अब इतने छोटे हो गए कि उनको नहीं तोड़ा जा सकता। अब तुम्हें मालूम है, अगर नहीं तोड़ा जा सकता है, अब तुम उन्हें फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो और अब आगे नहीं तोड़ सकते हो, तो वो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? एटम। उससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल। तो अगला जो फिलोसफर है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर से हमारा इंडियन फिलोसफर आ गया है। इस बार जो मैं नाम लिखवा रहा हूं वो हमारा फिर से कौन सा फिलोसफर है? इंडियन। इंडियन मतलब भारत का ही है, ठीक है। नाम बहुत बढ़िया है, काकुजा। नाम है काकुजा कतियामा।
ये रहा, ये इंडियन फिलोसफर है, इसने कुछ हटकर बोला है, इसने कहा है एटम होते ही नहीं है, इसने बिल्कुल हटकर बात कर दी। ये कह रहा है एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल। अब तुम सोचोगे इसने तो काफी गलत बात बोल दी है, नहीं इसने भी ठीक बात बोली है। अभी ध्यान रखना, ये जो तीनों चारों फिलोसफर में लिखा हूं ना, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बातें बोली है, किसी की भी बात गलत नहीं है। ये जो बोल रहा है ये भी सही है। चैप्टर क्या है, अभी हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो अभी तुम्हें मैं रफ आइडिया सिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सब फिलोसफर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है अगर कोई सब्सटेंस की बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्होंने कह दिया कि वो यूनिट तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो यूनिट फ्रीली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब है होती ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, मैटर होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इंडियन फिलोसफर पकुदा कतियामा ने ये बात बोली थी। इस बात के लिए नोट लिख लो, नोट के अंदर अब लिखना थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट तो हो गए, तीसरा पॉइंट लिखो, इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर पकुदा कतियामा, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, इंडियन फिलोसफर पकुदा कतियामा, पकुदा कतियामा, तो उसका नाम था पकुदा कतियामा, ठीक है। तो इसने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली थी कि एटम होते ही नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर की फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं बस। तो लिख लो, इंडियन फिलोसफर पकुदा कतियामा, इन सम केसेस SOME, in some cases the atoms may not exist, atoms may not exist। बोर्ड पे देख सकते हो तुम, लिखा हुआ है may not exist। इसका मतलब होता है शायद एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और शायद नहीं करते हैं। may not exist in free state, बोर्ड पे देख सकते हो, in free state। इसका मतलब होता क्या है, मैं बता दूंगा, atoms may not exist in free state, atoms may not exist in free state but exist in combined state, but exist in combined state। देखो फ्री स्टेट में नहीं होते, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मतलब एटम्स को कंबाइन कर दिया जाए तो किस फॉर्म में बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर। मैंने बताया था ना, एटम को इकट्ठा करने पर क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, किस फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर की फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। बट मैंने लिखा ना, बट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, लिख लो, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो लिख लो, which is called molecule, which is called molecule, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा आता है 1 नंबर में, उस फिलोसफर का नाम बताओ जिसने ये कहा था कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या नाम लिख देना है तुम्हें, पकुदा कतियामा, ठीक है। तो 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है। बस एक लास्ट नोट लिख लो, 4th पॉइंट, 4th पॉइंट में लिखना और टिक कर लेना चौथे पर। 4th तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तो 4th में लिखना एंटोइन एल लेवोसियर। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमें 2 लॉ दिए हैं। कितने लॉ दिए? 2 लॉ।
इस चैप्टर में मेनली वो दो लॉ ही चलते रहेंगे ज्यादातर जो इसने हमें दिए हैं, ठीक है। तो लिख लो, एंटोइन एल लेवोसियर एस्टैब्लिश, एंटोइन एल लेवोसियर एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का मतलब है इसने प्रस्तुत किए, स्थापित किए, ठीक है। एंटोइन एल लेवोसियर एस्टैब्लिश two important law, TWO, two important laws of chemical combination, two important laws of chemical combination, two important laws of chemical combination, of chemical combination, two important laws of chemical combination। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से दो लॉ हैं जो इसने हमें प्रोवाइड करे थे, ठीक है। अब चैप्टर शुरू हो जाता है यहां से। यहां तक अभी जो हमने करना था वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये जो बात अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई है ना, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, अभी भी लास्ट वाले में जो लिखवाई थी तीसरे पॉइंट में इंडियन फिलोसफर में, है ना, ये बात बाद में निकल कर आएगी, जिसको अभी समझ में नहीं है तब आ जाएगी, ठीक है, कि फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो दो लॉ थे, पहले तो वो दोनों के नेम लिख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो कई बार एक नंबर में पूछा गया है, एल लेवोसियर ने जो दो लॉ हमें दिए उन दो लॉ का नाम बताइए, तो तुम्हें ये दो नाम लिख देने। पहला लॉ लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ए की, यानी कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। पहले दोनों नोट कर लेना, उसके बाद ए टॉपिक डाल देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम इसकी बात करेंगे। तो मैं याद होना चाहिए, जहां पर ये वर्ड लग जाता है ना कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना। ना तो तुम उसे क्रिएट करो, ना तो तुम उसे क्या कर पाओगे, क्रिएट, मतलब ना तो तुम उसे बना पाओगे और ना ही तुम उसे क्या कर पाओगे, डिस्ट्रॉयड, ना ही तुम उसे क्या कर पाओगे, डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये, ना तो तुम किसी चीज को बना सकते हो, ना ही किसी चीज को खत्म कर सकते हो। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना या नष्ट करना। ना तो तुम किसी चीज को बना पाओगे और ना ही तुम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करोगे, और यही बात होती है मास के साथ। कहने का मतलब ये, जब ये वर्ड लग जाता है ना कंजर्वेशन, तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है मास को तुम ना तो बना सकते हो, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही तुम मास को क्रिएट कर पाओगे, ना ही तुम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो नेचुरली जितना होता है उतना ही रहेगा। नेचुरली किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का मास जितना रहता है उतना ही रहेगा, खुद से ही होगा जो भी होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ना तो उसे क्रिएट कर सकते हो, तुम ना ही उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हो मास को। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। तो फर्स्ट टॉपिक डाल देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके आगे लिखना, लिखो इट स्टेट्स दैट, इधर देखो बोर्ड पे, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी, mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. In a chemical
reaction. Mass can neither be create nor destroyed. बोर्ड पे लिखा हुआ है nor destroyed, मतलब ना तो तुम उसे क्रिएट कर सकते हो, ना ही तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही तो तुम उसे बना पाओगे, ना ही तुम उसे बर्बाद कर पाओगे, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुल मिलाकर ये है। It states that mass can neither be create nor destroyed. Mass can neither be create nor destroyed in a chemical reaction. कहने का मतलब ये कि केमिकल रिएक्शन में जितना मास होता है उतना ही रहता है, ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो कम होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तुम्हें मालूम होगा कि जब हम वाटर की बात करते हैं, कम से कम वाटर का सिंबल तो याद होगा। वाटर को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? H2O। वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O होता है। ये बात तो खैर मालूम है, नहीं मालूम तो ध्यान रखना। वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। और तुम्हें मालूम है यहाँ पर H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, और O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। H का मतलब है हमारा हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि वाटर को बनाने के लिए दो गैसों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो हाइड्रोजन और एक दूसरी ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इन दो गैसों को आपस में रिएक्ट करवाऊं, इन दो गैसों को अगर मैं आपस में मिलाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? H2O। बोर्ड पे देखना, ज्यादा मत सोचो, बस ये मुझे बताओ मैंने दो गैसों को मिलाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? H2O। दोनों को मिलाकर मुझे क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा ना, H2O। ध्यान रखना, रिएक्शन के इधर वाला पार्ट, रिएक्शन का जो इधर वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। वैसे तो ये सारे टॉपिक 10th क्लास की, लेकिन हाँ चैप्टर 3 में मुझे थोड़ा तो बताना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। वैसे तो 10th क्लास के अंदर है सारी रिएक्शंस, ठीक है, लेकिन 9th क्लास में मुझे थोड़ा सा तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना ही होगा रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शंस होती हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो जब तक मैं केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा नहीं तब तक ये लो समझ में आने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो मैं मालूम था वाटर बनाना है, और वाटर को बनाने के लिए दो गैस की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने भी यही करा, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करवा के क्या तैयार करवा दिया? वाटर। तो ध्यान रखना, एरो के इस साइड वाला पार्ट तो होता है रिएक्टेंट, और एरो के इस साइड वाला पार्ट जो होता है वो होता है तुम्हारा प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये कि तुम्हारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट तो है प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। मास ना तो नया बनेगा और ना ही पुराना खत्म होएगा, जितना है उतना ही रहेगा। मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ग्राम की है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ग्राम की है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ग्राम की है, मतलब रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास कितना है? मुझे बताओ, रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास देखकर है कितना? बताओ, 1 ग्राम इधर 1 ग्राम इधर, तो पूरे रिएक्टर में टोटल मास कितना हो गया? 2 ग्राम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास कितना रह गया? 2 ग्राम। अब उधर देखते हैं। मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये मालूम है कि मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, तो ये कंफर्म है ना कि प्रोडक्ट में भी कितना मास रहेगा? सिर्फ 2 ग्राम। देखो, जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद है।
जितना मास हमारा रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद होना चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी मास कितना रहना चाहिए, 2 ग्राम। तो मुझे बताओ ऐसे में मास कभी क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो रहा है। देखो ना तो ज्यादा बढ़ा है ना ही कम हुआ है, जितना है उतना ही रह गया है, जितना था उतना ही हमारा रह गया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया था, इसे नोट नहीं करना है। ठीक है, अब जो मैं लिखवाऊंगा उसे नोट करना है, पहले उसे भी समझेंगे फिर नोट करेंगे, बहुत इजी है। देखो पहले तुमने वो डेफिनेशन लिख ली थी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन लिख ली है, उसके बाद लिखना फॉर एग्जांपल। एग्जांपल लिखना। एग्जांपल में तुम्हारे पास है, नोट करते चलो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सिंबल होता है CaCO3। कहने का मतलब ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसका मास है 100 ग्राम। कितना मास दिया है मैंने, 100 ग्राम। एक और लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaO। इसका भी मास लिख लो, इसका मास है 56 ग्राम। कितना मास बता रखा है, 56 ग्राम। एक और लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो फॉर्मूला याद हो, इसका होता है CO2 और इसका मास होता है 44 ग्राम। कितना मास होता है इस वाले का, 44 ग्राम। ठीक है, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। 9th क्लास के अंदर है ना, वो ज्यादातर रिएक्शन हमें दे देगा। ठीक है, नहीं भी देगा तो हम बना लेंगे। वैसे 9th क्लास के सेक्शन में ज्यादातर तुम्हें रिएक्शन मिल जाएंगी पेपर में। ठीक है, खैर इसमें भी लिखी हुई है, देखो रिएक्शन ये लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या सप्लाई करी हमने, हीट, और हीट करने पर उसके 2 सब्सटेंस हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या है इसका मतलब, वो छोड़ो, मुद्दे की बात देखो, क्योंकि 9th क्लास में मैं रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा। 9th क्लास में रिएक्शन की बस हम क्या ले रहे हैं, हेल्प, बिना उसके काम नहीं चलेगा क्योंकि। ठीक है, अब इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने पहले जलाया, हीट पास करी। हीट पास करने पर उसके 2 सब्सटेंस बन गए, एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन गया CO2। अब मुझे देखना है क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, मुझे बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना बता रखा है, 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बता रखा है, 44 ग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना बता रखा है, 56 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर मास मैंने कितना बताया, 44 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना बता रखा है, 100 ग्राम। मुझे देखकर बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के बराबर आ रहा है। देखो एरो से इधर का तो 100 है, क्या इधर इन दोनों का सम 100 बन रहा है, देख लो तुम चाहे खुद। 56 और 44 भी कितने होते हैं भाई, 56 और 44 दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके कितना मास आएगा, 100 ग्राम ना। इसका मतलब क्या हुआ, मास ना तो क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ है, 100 ग्राम था और 100 ग्राम ही रहा। ठीक है, ना तो बढ़ा और ना ही कम हुआ। तो ये है एग्जांपल तुम्हारा। ठीक है, तो अगर 3 नंबर में आता है, क्वेश्चन बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, तो तुम्हें ये एग्जांपल दे देना है, दे दोगे ना इस तरह से एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हें दे देना है। ठीक है, अब पूरा ड्रॉ करने के बाद, एग्जांपल लिखने के बाद नोट कर लेना इसको। नोट करने के बाद क्लास में पॉइंट लिख लेना एग्जांपल के नीचे लिखना, इट मींस दैट
in this reaction, it means that in this reaction, it means that in this reaction no mass is created, मतलब कोई भी मास यहां पर क्रिएट नहीं हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इधर देखो, नो मास इज क्रिएट, नो मास is created in this reaction, no mass is created or destroyed, ना तो क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ है, मतलब ना तो बना है ना ही खत्म हुआ है। नो मास इज क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें सेटिस्फाइड हो गया है।